नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश में इस वक्त भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव है बहुत जबरदस्त और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं भी हो रही हैं कि भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही करेगी। इसको लेकर एक के बाद एक अहम बैठक कल देश की राजधानी दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इंतजार कर रहा था कि इस विषय पर सरकार कोई सख्त फैसला लेकर आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करेगी और इस देश में जितने लोगों की हानि हुई है, जितनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का कश्मीर में जो नुकसान हुआ है, अपनों को खोया है, उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन इस देश की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जो फैसला सुनाया वो था जातिगत जनगणना का, कि सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। सरकार वही केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। एक के बाद एक कई मंत्रियों के बयान आए थे पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में और कुछ सालों में, जिसमें कहा गया कि जातिगत जनगणना कराकर विपक्ष जो है, बीजेपी की हमेशा इस मुद्दे पर चुप्पी रही, या मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए उसमें विपक्ष को हमेशा घेरा गया। लेकिन अब वही विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में है कि आखिर सरकार को मजबूर कर ही दिया। इस जातिगत जनगणना के लिए समय जो है, टाइमिंग जो है, वो चुना गया जो है केंद्र की सरकार की तरफ से। उसका क्या मतलब है? जातिगत जनगणना से क्या हासिल होगा? किस तरह से ये राजनीति इस देश की जनता को, आम नागरिक को, युवाओं को आगे बढ़ाएगी? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी। और प्रमोद गोस्वामी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश आनंद और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में मुखिया अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। नहीं, आप देखिए, सरकार पूरी दबाव में आके काम की है। आपको याद होगा कि इसी पार्लियामेंट के अंदर एक भाजपा के सांसद ने क्या टिप्पणी किया था राहुल जी पर। कहा था ना, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था ना, राहुल जी पर टिप्पणी किया था कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। आज ये साबित हो गया कि पूरी तरीके से राहुल गांधी के दबाव में इस सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया है। और राहुल गांधी ने कहा था, ठोक कर कहा था कि हम जाति जनगणना कराकर ही रहेंगे, और आज घुटने के बल सरकार को बैठना पड़ा और सरकार को राहुल गांधी की बात माननी पड़ी। कितना अच्छा होता इस देश की सरकार बेरोजगारों की गणना करती और इस देश में जितनी परेशानियां हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, ये जातिगत जनगणना का फैसला सरकार का वाकई में दबाव का परिणाम है? मीना जी, निश्चित रूप से ये पिछले लगभग 2 वर्षों से केंद्र सरकार पर विपक्ष प्रभावी दबाव बना रहा था और उसके ही चलते विशेष रूप से बिहार में ये जो देश की जातिगत राजनीति है, ये उसका एक हिस्सा भी मानता हूँ। वो बात अपनी जगह दूसरी है कि जातिगत जनगणना से जो है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या की आदर्श से हटा के भी जो सामाजिक रूप से लोगों को मिलना चाहिए उस लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसके एक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन ये बात सही है
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस जनगणना को कराने के बहुत पक्ष में तो नहीं थी। और कहीं ना कहीं जो अभी राय ने ये बात कही कि जब राहुल गांधी ने संसद में ये बात उठाई थी तो उस पर बहुत सुंदर टिप्पणी तो नहीं थी ठाकुर साहब की, जो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि जिन्हें अपनी जात की अता पता नहीं है वो जात गणना की बात कर रहे हैं, तो ये इससे एक बात तो साबित है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत सकारात्मक रुख नहीं था इसको लेके। लेकिन विपक्ष का जो बराबर दबाव बनना था और राहुल गांधी बराबर इस पर और अखिलेश यादव बराबर इस पर दबाव बनाए हुए थे कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानना था कि शायद जातिगत जनगणना से जो है वो जो जातिगत आधार पर जो बंटवारे की सामाजिक ताना बाना है उसको कहीं ठेस न पहुंचे और विशेष रूप से राजनीति में कहीं कोई नुकसान न हो जाए, इससे विपक्ष को लाभ न मिले। उसके नेता तो यही थे। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन सामाजिक न्याय के मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 100 वर्षों से जातिगत जनगणना 31 में हुई थी, 1931 में। उसके बाद से सर्वेक्षण वगैरह ये सब तो होते रहे, लेकिन जातिगत जनगणना के आखिर किस जात की कितनी संख्या है उसका कोई सही आकलन या सही आंकड़े तो थे नहीं, क्योंकि 100 वर्षों से हुई ही नहीं तो होते कहां से। लेकिन इसके आ जाने से एक बात तो है कि जो सामाजिक और राजनीतिक इसके पीछे नेतार्थ भी हैं, और मतलब ये भी है कि जहां जात को शामिल किया गया वहां प्रतिनिधित्व तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक और ये सब, और लोगों को मतलब नौकरी के आधार पर बाकी जो संसाधन है, सरकारी संसाधन है, उन संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी को लेके उसका कहीं ना कहीं उसको लेके जो विपक्ष राजनीति करती रही है और सत्ता पक्ष उससे बचने का प्रयास करती रही है, कम से कम अब वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। दूसरी एक बात चीज और भी है कि इधर अगर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि हमारे पैनल के लोग इससे इत्तेफाक न करें, लेकिन एक चीज और भी है कि ये लंबे समय से ये चली आ रही थी, ये जो समय चुना गया ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जिस ढंग से एक पाकिस्तान का मामला चल रहा था उसकी एक राजनीति दूसरे ढंग की गरमाई हुई थी, और इस बीच में ये मुद्दा ला के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इसको चतुराई कह लीजिए या इसकी विशेषज्ञता कह लीजिए कि वो ऐसे वक्त पर कि जब कोई एक माहौल गर्म होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए वो एक कोई ना कोई मुद्दा ला के खड़ा कर देते हैं ताकि उससे डाइवर्जन हो जाए और वहां से जो है वो डाइल्यूट हो जाए जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो समय का चयन किया गया ये हो सकता है महीने भर बाद भी हो सकता था। नैरेटिव सेट करने का काम बीजेपी करती है, और देखिए नैरेटिव सेट करने के बाद बीजेपी गायब भी हो जाती है। आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है पैनल में, प्रमोद गोस्वामी जी, आज उनके पास बोलने की नहीं है। देखिए, और अगर कोई बीजेपी से सवाल करे तो वो बीजेपी विरोधी हो जाता है। कमाल है। रोहित अग्रवाल जी, आप तो सहयोगी हैं, आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि भाई ये टाइमिंग, आप समस्या तो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आप देश को, आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराएं, उन्हें कश्मीर में वापस कैसे आम जनजीवन, अब तो पूरी तरह से बदल गई है कश्मीर की तस्वीर, सारे पर्यटक लौट आए हैं, अब पर्यटक जाएंगे भी नहीं वहां पर, कितने समय नहीं जाएंगे ये मालूम नहीं है। पहलगाम की जो स्थिति बनी है उसके बाद जातिगत जनगणना क्या जरूरत पड़ गई रोहित अग्रवाल जी? देखिए, एक बात तो हमको आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ गोज ऑन, और अगर कोई भी घटना हुई है तो उसके कारण ढूंढे जाते हैं। वो नहीं होनी चाहिए थी और वहां पे कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं ये देखा जाता है। उसके बाद वो एरिया सैनिटाइज किया जाता है और कहीं ना कहीं जो लाइफ है वहां पे वो रिस्टोर करने का काम किया जाता है। जैसा आपने कहा कि अब वहां पे पर्यटक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए शायद वहां पे सिक्योरिटी चेक्स किए जाएंगे, वहां पे ये देखा जाएगा कि ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो, ऐसा कोई भी कृत्य दोबारा आतंकवादी ना कर पाए, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद वहां पे जनजीवन को सामान्य करने का काम भी सरकार का होता है, और सरकार इसके प्रति संकल्पित है और काम कर रही है। और हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक इन निर्दोष 26 लोगों का बदला नहीं ले लेगी सरकार,
तब तक ना तो आतंकवादी सोएगा ना पाकिस्तान सोएगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग आज आहत है और वो चाहते हैं कि हमारे निर्दोष 26 लोगों का जो हत्या हुई है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका कहीं ना कहीं उचित जवाब उन दुश्मनों को दिया जाए जिन्होंने ये कृत्य करने की हिमाकत की। तो रोहित अग्रवाल जी, कैबिनेट की बैठक, तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी हुई कमेटीज की बैठक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और परिणाम जातिगत जनगणना। देखिए, एक बात मीना जी समझना पड़ेगा हमको और आपको कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए, और देश के अंदर एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इससे पहले से, बहुत पहले से ये मांग करता हुआ आ रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और एक बात और हमको और आपको इस विषय में समझनी पड़ेगी कि माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी से लेके चौधरी अजीत सिंह जी से लेके माननीय जयंत चौधरी जी की एक पुरानी मांग थी कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को स्थापित किया जाए, और उसको स्थापित करने के लिए मीना जी मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, आपके डिबेट में समय ठीक ठाक मिल जाता है, मुझे अगर आप बोलने देंगे तो बात अच्छे से आ पाएगी। कुमार सिंह जी के पास जाऊंगी, आपके पास वापस आऊंगी रोहित अग्रवाल जी। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्रेडिट की होड़ मच गई है, अब मुद्दा तो रिजॉल्व हो गया है, अब सरकार भी आपके साथ है कि भाई जातिगत जनगणना होगी, इस देश के लोगों को और बांटने का काम बढ़ जाएगा, और तो कुछ होगा ना होगा, वैसे ही बंटे हुए हैं लोग, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में सिर्फ टॉवल जातियों को लेकर जिस तरह की है, और बढ़ाने को अब आप लोग बढ़ाने को लेकर आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। मीना जी, सबसे पहले आपको और हमारे पैनलिस्ट साथियों को और हमारे दर्शकों को नमस्कार, और आज श्रमिक दिवस की ढेर सारी देशवासियों को और प्रमुखों को बधाई। देखिए, हमारा तो शुरू से समाजवादियों का मानना रहा है कि जब तक समाज में जो वंचित तबका है, शोषित तबका है, सदियों से उपेक्षित तबका है, दलित है, पिछड़ा है, वो जब तक इम्पावर्ड नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी पर नहीं आएगा, तब तक डॉक्टर लोहिया का जो सपना था जाति तोड़ो, जो आंदोलन चलाते थे, उसके पीछे था जातीय जनगणना करके उनको पर्याप्त हक और अवसर मिल जाए जिससे सामाजिक आर्थिक बराबरी हो जाए, तभी ये हो सकता था। और नेताजी ने भी संसद के अंदर जाति, आपको शायद 2011 में संसद के अंदर जाति जनगणना कराए जाने की वकालत की थी मजबूती से, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की दिशा में सबसे पहला कदम उनका था कि जाति जनगणना कराई जाए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, एक नारा दिया था। तो हमारी तो शुरुआत से मांग रही, और हमारा ये कहना है कि ये पहला कदम है सामाजिक न्याय की दिशा में। अब सवाल उठता है कि जो लोग ये कहते थे, मोहन भागवत जी कहते थे कि अब तो समय आ गया रिव्यू ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी, लगातार बोलते थे। जो लोग ये कहते थे कि जाति जनगणना समाज को बांटने वाला है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जाति जनगणना की मांग एक तरह से अर्बन नक्सल की तरह है, उनके मन में विचार क्यों इस तरह का कब आया, कैसे आया अचानक? जब पूरा देश, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब पूरा देश इंतजार कर रहा था, सारे दलों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को यह आश्वासन दिया कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी इसकी जड़ें हो, उसको भारत की सेना, भारत के कमांडोज सक्षम है खत्म करने के लिए, और उनको उनका उपयोग करना चाहिए। लगातार मीटिंग चल रही थी, हम लोग लगातार धैर्यपूर्वक देख रहे थे कि कुछ फैसला आएगा। अचानक ये फैसला आया, स्वागत है। तो हमारी शुरुआत से मांग थी, उम्मीद है कि ईमानदारी से जाति जनगणना कराए, और कराने के बाद उस दिशा में आगे बढ़े जो इनको एम्पावर्ड करने के लिए, इनको हक जो संसाधनों पे उनके भागीदारी के हिसाब से हो। ये हमारी पीडीए की एकजुटता की दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद ईमानदारी से जनगणना कराने की है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अब इसमें ईमानदारी कैसे शामिल की जाएगी? कैसे पता चलेगा कि जो पानी ईमानदारी का कितना है इसमें? जातिगत जनगणना तो जनगणना है। जी नमस्कार मीना जी, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। आप सब जानते होंगे विक्टर ह्यूगो जी ने कहा था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है कि जिसका समय आ गया उसको रोका जा सके। लगातार इन्हीं के सांसद, इन्हीं के लोग सदन के अंदर
कोई लात मारने की बात कर रहा था, कोई पाप कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, क्योंकि भाजपा के कोई भाई है ना यहाँ पे। फिर भी रोहित जी को मैं मान लेती हूँ, गठबंधन में है तो उन बातों का उत्तर दे पाएंगे। लगातार जातीय जनगणना पे ये देश में पिछले 3-4 वर्षों में जो भ्रम फैला रहे थे। इवन मीना जी, सबसे कष्ट की बात ये थी कि ये लोग पहलगाम के हमले के बाद भाजपा के ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं उसमें जिस तरह बात की गई थी, ये दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, उन्हीं पे अचानक बैठकें हो रही हैं, सेनाध्यक्ष मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे उन 27 लोगों की हत्या की, उन पे क्या हम कर सकते हैं कि आगे कभी हमारे देश पे किसी को देखने की हिम्मत ना हो। उस पे कुछ तो आना भी चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आतंकवादियों को ये संदेश नहीं देंगे एक साथ समवेत में कि हम अपने अपने देश में एक साथ होके तुम्हारे जैसे लोगों को हराने के लिए काफी हैं और तुम्हारी मंशाओं को हम आगे नहीं होने देंगे, ये बहुत जरूरी था। तो जैसा अभी गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत लोग नहीं मानेंगे। देखिए, होता क्या है इस देश में कि आजकल विपक्ष के प्रश्न पूछने पे एफआईआर जैसी चीजें हो जाती है, प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात तो, क्योंकि मैं ऑफिशियल इन बातों को नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मन में आपके, मेरे, धर्मेंद्र जी के, रोहित जी के, सबके मन में आया कि अचानक हम सोच कुछ रहे थे, हुआ कुछ और। उसकी वजह क्या है? तो जिस तरह से भाजपा हमेशा चीजों को घुमाती है, अच्छा हुआ जिन पे हम लगातार इनको बार बार कह रहे थे करने के लिए, किया वही। लेकिन मीना जी, बात इसकी है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए था, सब लोग नहीं जानते समझौते क्या होते हैं, सबको नहीं पता होता है नदियां कैसे बहती हैं, सबको नहीं पता होता है पानी कहाँ से आ रहा है। तो जनता को भरमाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं साक्षरता, पढ़ाई, पढ़े लिखे लोग कितना क्या जानते हैं, सबको पता है। सिंधु जल समझौते पे जिस तरह कहा गया कि ये कर दिया वो कर दिया, अगर हम लोग बैठेंगे बात करने तो 2 घंटे बात करेंगे तब भी कुछ निकल के आने वाला नहीं है। आप भी जानती हैं कि शगुफा छोड़ देना और सच में कुछ कर देना, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम सरकार के साथ खड़े हैं और ये लोग हम पे प्रश्न करने के लिए लगातार कुछ न कुछ, लेकिन उनके बीच में, इन चीजों के बीच में, पाकिस्तान को तो हम जवाब देंगे ही देंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल जी ने सदन के अंदर कहा था कि आप लोग हंसिए, आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे। उन्होंने माफी मांगी थी कि जो अगर नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगी 2016 में जो 2011 की गणना हुई थी, उसमें इन्होंने सारे सेंसस की बात की, दिखाया, अपना जो उसकी सूची थी उसको दिया, लेकिन जो जातियों के संदर्भ में था उसको नहीं निकाला, उसको नहीं इन्होंने दिखाया जनता को, न तो उसको पेश किया। क्या वजह थी? डॉक्टर सुधा मिश्रा, अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। और कांग्रेस की सरकारों के समय कितनी बार जातिगत जनगणना की बातें हुई और उसके बाद भी आंकड़े जारी नहीं हुए। मैं इस पे आती हूँ मीना जी, मैं आती हूँ, इस बात का उत्तर दे दूं मैं। मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। जब हमारे देश के वो नेता जो जानते हैं कि कुछ चीजें रह गई थी लेकिन वर्तमान में उसको हम बेहतर कर सकते हैं, वो तो सीधे कहा गया कि जो नहीं हो पाया है उसको करने के लिए कटिबद्ध है, वो होना ही चाहिए। तो जब होना चाहिए उस पर हम कह तो रहे हैं। और आप भी जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने इसके पहले ही कहा था कि मानते हैं कुछ चीजें नहीं हो पाई। और आप भी जानती हैं मीना जी, जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें जो हमें लगता है होना चाहिए था, लेकिन उस समय उसका समय नहीं होता है तो चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन जिस समय समझ में आ जाए कि अब जरूरी है तो उसमें करने में कहाँ से बुराई है, और वही तो हो रहा है। हम लगातार पिछले, हमसे सभी आप लोग जैसे पत्रकार, जितने पत्रकार हैं जो चीजों को तटस्थता से देखते हैं, सब पूछते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। लेकिन फायदा यही है कि कम से कम देश में भागीदारी जिसकी जितनी है वो बढ़नी चाहिए, उस पे काम हो रहा है सरकार। भागीदारी का तो एक ही पैरामीटर है, जिसके पास जो संसाधनों से दूर है, जिसके पास उपलब्धता नहीं है, उसे उपलब्धता करनी चाहिए। बस एक ही जाति होनी चाहिए, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सक्षम है और कौन दुर्बल है, दुर्बल को कैसे सहयोग सरकारें करे। इसके अलावा ये सारी बातें जो हैं प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा हमेशा जिंदा रखने का, आजादी से लेकर आज तक ये जो जतन है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार भी इससे बच नहीं पाई है। नहीं, निश्चित रूप से मीना जी, यही बात मैंने शुरुआती उस दौर से की। यह बात ही मेरे कहने का मकसद ही ये था कि ये जो चाहे वो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे जाति तोड़ो आंदोलन डॉक्टर लोहिया का। देखिए, राजनीति इतनी विकृत इस देश की हो गई है मीना जी
कि उसका सिर्फ एक ही स्वार्थ है, न उसको जाति जनगणना कोई मायने रखती है और न गरीबी, न महंगाई, न कुछ, कि हम सत्ता कैसे इस देश की जनता को बेवकूफ बना के कैसे हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं, चाहे उसके लिए बाय हुक बाय क्रुक। अब डॉक्टर लोहिया ने कहा था जाति तोड़ो, वो उन्होंने ये भी कहा था डॉक्टर लोहिया ने कि अपने नाम के आगे जाति का प्रयोग बंद कर दें। ये उन्होंने अपनी जनसभाओं में एक नहीं अनेकों बार कहा। लेकिन आप देखिए उसका असर क्या हुआ कि जातिगत राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। जाति तोड़ने की बात थी, जातिगत राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। मतलब पोस्टिंग भी वैसे ही होने लगी, टिकट भी वैसे ही बंटने लगे जाति के आधार। तो ये डॉक्टर लोहिया को के जो उनका कथन था, जो उनका विचार था, उनको धता बताने वाली बात हो गई। ये राजनीतिक लोगों का चरित्र है। ये खाली एक नहीं, ये बात खाली समाजवादी पार्टी के लिए लागू नहीं होती, ये सभी दलों के। प्रमोद गोस्वामी जी, डॉक्टर लोहिया को कितनी बार तोड़ा गया है, कितने टुकड़ों में बांटा गया है। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें रोहित अग्रवाल जी के नेताजी भी शामिल है। तो सवाल ये प्रमोद सभी, हाँ नहीं, मैं मीना जी यही बात कहना चाहता था। इसमें समाजवादी पार्टी नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो। आप बताइए 14 में जब आए उन्होंने कहा गरीबी मिटा देंगे, महंगाई हटा देंगे। आप बताइए गरीबी कहाँ पहुंच गई, महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी रहेगी नहीं, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई। तो ये राजनीति का जो चाल चलन और चरित्र है यही बदल गया। अब न कोई जातिगत जनगणना, ये भी राजनीतिक मुद्दा है। और इसके बाद आप देखिएगा जब ये जनगणना के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद देखिएगा फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं, इस देश की गरीबी की, बेरोजगारी की जो अहम समस्याएं हैं, विकास है, उस पर ना तो अब संसद में बहस होती है, ना ही संसद पर चर्चा होती है, ना ही संसद चलने देते हैं। दोनों पक्ष, सत्ता विपक्ष दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं सिर्फ। ये ठीक है। ये दरअसल इस देश का बेरोजगार ये समझ जाए कि बेरोजगारी भी एक जाति है और वो एकजुट हो जाए तो शायद इस देश के राजनीतिक दलों को समझ में आए कि ये जातिगत गठजोड़ उनका। जी प्रमोद जी बोले प्लीज। मीना जी सिर्फ एक शब्द कहूंगा कि अगर इस देश की जनता इतनी विमूढ़ न हो, हालांकि इसकी आलोचना मेरे इस बात को लेके लोग कर सकते हैं, तो शायद हम लोगों जो 800 साल गुलामी रही है वो नहीं होती जी। अगर हमारी जनता को विमूढ़ बनाए रखते हैं, अगर जनता इतनी सक्षम हो जाए तो न जात में बटेगी न वो, और फिर राजनीतिक दलों की ये व्यवस्था हो जाएगी कि वो विकास की बात करें, गरीबी की बात करें, महंगाई की बात करें। आज जनता पूरी तरीके से जात में बटी हुई है। ये कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे अथवा न करे। और नरेंद्र मोदी की सरकार भी उस बंटवारे को कम करने की बजाय, क्या अब रोहित अग्रवाल जी वाकई में सत्ता में आने के बाद समझ में आया है कि सत्ता की बहुत मजबूरियां होती हैं? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, सत्ता की कोई मजबूरी नहीं होती है, मजबूरी होती है विपक्ष की, जिसको जनता वोट नहीं दे रही है। एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी बहुत बेहतर तरीके से कि सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है। और ये जो सत्ता है ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। वहां पे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करता है और जनता के लिए काम करता है। इसलिए कोई किसी की मजबूरी नहीं होती है। मजबूरी उन लोगों की है जो अपने युवराज को जबरदस्ती कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं। सत्ता की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति साफ है, कि यहाँ पे जनता के लिए काम हो रहा है। और जब जनता के लिए काम हो रहा है तो जातिगत जनगणना अगर कराने के लिए सरकार बात कर रही है तो अपने सहयोगियों से भी उसने बात की। माननीय जयंत चौधरी जी की बहुत पुरानी मांग है और ये कोई नई मांग हमारी नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हम तब तक सामाजिक सौहार्द को नहीं बना सकते जब तक हम सबको बराबरी पे लाके ना खड़ा कर दें। देखिए, हम एक बात मानते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु जिन जातियों की अवहेलना लंबे समय से होती रही है, क्या उनको हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि उनको हम उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए हम काम करें?
तो अगर सरकार उनके उत्थान के लिए जातिगत जनगणना करना चाहती है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी, इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी विपक्ष की अगर ये कह रही है कि हमने जातिगत जनगणना की मांग की थी, तो मुझे लगता है कि उसको शर्म आनी चाहिए। पहले ये बताना चाहिए कि भैया 50 साल तो आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं करा ली जातिगत जनगणना? 2011 में हुई थी, उसके तो आंकड़े तक आप नहीं सार्वजनिक कर पाए थे। तो हमको और आपको ये देखना चाहिए कि जातिगत जनगणना के लिए अगर आज कोई आगे बढ़ा है तो वो एनडीए का गठबंधन आगे बढ़ा है, माननीय जयंत चौधरी जी आगे बढ़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। तो ये चीज आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि जातियों का उद्धार करने के लिए हम आगे बढ़े। तो हमारी कोई मजबूरी किसी तरीके की नहीं है, सत्ता की कोई मजबूरी नहीं है, हम सेवा करने के भाव से आए हैं। अगर हमारी मजबूरी होती तो हम लंबे समय तक विपक्ष में ना बैठे होते। क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। मीना जी मुझे वक्त दीजिएगा बस एक बार। आपके पास आऊंगी डॉक्टर सुधा मिश्रा, धर्मेंद्र जी को सुन के। पता नहीं जो है किसके उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए कि जनता के उद्धार के लिए, तो जनता बताएगी। लेकिन जहां तक मांग की बात है, आप सत्ता में क्यों आना चाहते हैं? आप सत्ता में अपने उद्धार के लिए आना चाहते हैं, जनता के उद्धार के लिए आना चाहते हैं? अरे विपक्ष बुरा लग रहा है क्या आपको? विपक्ष में बैठे हुए मैं भी बताऊंगा, घबराओ मत, क्यों आना चाहते हैं? पहले क्यों आना चाहते हो सत्ता में भाई? ये बताओ पहले, किस लिए आना चाहते हो? इनका बंद कराई कमेंट्री। नहीं क्यों आना चाहते हो सत्ता में? नहीं मीना जी पूछिए, बौखलाए घूम रहे हो, जनता तुम्हें वोट नहीं देती, ये बौखलाए घूम रहे हो, सत्ता में आने के लिए बिलबिला रहे हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिलबिला रहे हो, और यहाँ पे बता रहे हो किसके उद्धार के लिए। अरे तुम किसके लिए आना चाहते हो ये बताओ ना, तुम सत्ता में किसके लिए आना चाहते हो? तो इसलिए भाषा की मर्यादा को रखा करो। रोहित अग्रवाल जी, भाषा की मर्यादा आप प्लीज। ये भाषा की मर्यादा हमको सिखा रहे हैं, जरा इनको चलाइए। भाषा की मर्यादा किसको कहते हैं? कहाँ पर क्या है? बताओ किसको कहते हैं भाषा की मर्यादा? बताओ किसको कहते हैं भाई? समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी कही जाती है ना। रोहित अग्रवाल जी आपको बोलने, चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये तो बहुत पुराना वाक्य है ना चौधरी साहब का। अरे सुनो चौधरी साहब, अरे तुमको मर्यादा है नहीं बोलने? कभी नहीं टीवी बैठ करके किस तरह बात कर रहे हो? तुमने किसानों बात कर रहे हो? नहीं सुनो, समाजवादी पार्टी के गुंडे हो क्या भाई? तुम किस तरीके की बात कर रहे हो? समाजवादी पार्टी के गुंडे हो क्या? गुंडा तो हो गए नहीं चलेगी योगी आदित्यनाथ का राज है, खराब बोल अब सकता यहाँ हूँ, गुंडे लेकिन नहीं टीवी चलेगी, पर समझ रहे हो ना? ध्यान दो। अब यहाँ अरे गुंडे का राज नहीं है, अब यहाँ बुलडोजर का राज है। लाठी से उन्हीं की पुलिस, लाठी ने तुम्हारे नेता ठीक कर रही थी, वो सब निपटा तुम्हारे नेता को उन्हीं की पुलिस ठीक कर रही थी, और उसे डंडे कटर चले गए। कार्यकाल की जो गुंडाई थी अब वो। रोहित कुमार सिंह अग्रवाल प्लीज न्यूज 24 के कार्यक्रम में आने से पहले आप ये सोच कर आए कि आपकी भाषा मर्यादित हो। और धर्मेंद्र जी, आप हमेशा अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, कोई आपको उकसा सके ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज आप अपना डेकोरम, अपना में जो है वो बनाए रखिए प्लीज। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी और रोहित जी प्लीज आप ध्यान रखें शब्दावली का। और बीच में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब आप बोल रहे थे तो धर्मेंद्र कुमार जी नहीं बोल रहे थे। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी बोले। मैं कह रहा था, नेताजी का भाषण मैं सुनाना चाह रहा था। 2011 में संसद में जातीय जनगणना के लिए वो किस तरह से मजबूती से तत्कालीन सरकार से लड़ गए थे। मेरा यह कहना है कि हमारी पार्टी में आदरणीय प्रमोद जी वरिष्ठ है, मैं इन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सुविधाजनक तरीके से आधा पढ़ लेने से पूरा सच नहीं हो जाता। उन्होंने, ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि वो जाति के विरोधी थे, जाति तोड़ो आंदोलन चला रहे थे, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा जाति तब टूटेगी जो तमाम मार्जिनलाइज लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जब उनको जनगणना करके उनकी संख्या जान के। क्या संसोपा जब बटी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया उन्होंने, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी, तो क्या नारा नहीं लगाया? संसोपा ने बांधी घाट पिछड़े पावे सौवे साठ, तो इसलिए लगाया था। अब हाँ सुन लीजिए सर, तो इसीलिए लगाया कि जातीय जनगणना, उसमें 1921 के हिसाब से उन्होंने बात उठाई थी, जातीय जनगणना होगी और जो मार्जिनलाइज गरीब लोग हैं, जो सदियों से उपेक्षित रहे, उनको उनका हक मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया। जब वो बराबरी पर आ जाएंगे तो जाति तोड़ो आंदोलन सब तभी जाकर के सफल हुआ होगा। और यही बात हम लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यही कहते हैं सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जब बराबरी होगी समाज में, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा, देश मजबूत हो पाएगा, हम आगे ले जा पाएंगे। अब नागरिक और दर्शक जो आप लोगों को सुन रहे हैं वो जरूर समझें और सुने कि आप आज क्या बोल रहे हैं।
कुछ दिनों पहले क्या बोल रहे थे और कुछ दिन बाद क्या बोले। और जी मीना जी, मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो मैं कह रहा था कि यही बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सदन में रखी कि अगर मैं सरकार से मांग करता, उनके शब्द थे कि अगर जाति जनगणना अगर करा सके तो कराए, लेकिन जब समाजवादियों को और जब इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा, हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम करेंगे जाति जनगणना करा करके और उनको उनका हक देने का काम करेंगे। अभी आप संसद में चला करके आप देख भी सुन भी सकते हैं। दूसरी बात, हमारे साथी इतना नाराज हो गए नाम लेते ही, जो चौधरी चरण सिंह जी के आंदोलन को किसी सत्ता के चरण में गिरवी रख दिए, 850 किसानों की शहादत को बेच लिया, वो दूसरों को उंगली दिखा रहे, जो जीरो हो गए थे आदरणीय अखिलेश यादव जी कंधे पैक करके इस लायक बने कि भारतीय जनता पार्टी उनको पूछ करके सत्ता में ले आकर के शामिल कर रही है, वो इस तरह की बात कर रहे, इस तरह शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अरे सत्ता चिरस्थायी नहीं रहती है, जनता है, यही जनता बनाती है, बिगाड़ती है, लेकिन जनता बनाती है तो उनसे सवाल पूछने का हक जनता का रहता, सवाल पूछती। ये गजब का ट्रेंड चल चुका है, आप इनसे सवाल पूछो सरकार के लोगों से तो देशद्रोही बताने लगेंगे, ये राष्ट्रद्रोही बताने लगेंगे। लेकिन इन सब से चीज देखिए, ये सरकार जो लेके आई, हम उनकी नीयत पर नहीं लेकिन उनके फैसले पर उनका स्वागत करते हैं कि हम लोगों की मांग को इन्होंने मांगा, और उम्मीद है जो पहले हमने शब्द प्रयोग किया कि जो पीडीए की जो मांग थी, सामाजिक न्याय दिलाने की, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बीड़ा उठाया था, हमारे इंडिया गठबंधन साथियों ने उठाया था, उस दिशा में ये पहला सेटबैक, पहला महत्वपूर्ण चरण है। ये ईमानदारी से अगर आगे बढ़ाएंगे तभी समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सकेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जो महत्वपूर्ण वर्तमान स्थितियां, मीना जी, वर्तमान स्थितियां हैं, जो आतंकवादी घटना पहलगाम में हुई या उसके पहले हुई, वो चीजें, वो देश गुस्से में है, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करके जो भी आवश्यक कदम हो, पूरा देश उनके साथ है, वो उठाना चाहिए। जी मीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आप बोलें प्लीज। जी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले रोहित जी ने लोकतंत्र की बातें करते करते, जनता की इनकी कोई मजबूरी नहीं है, इसकी बात करते करते भूल गए कि जनता के ही काम करने के लिए चुने गए हैं, इनका कोई वहां पे इनको बपौती नहीं मिली है, लोकतंत्र में है, जनता का काम करने का इनको दिया गया है कि काम करो, बैठ के बताने के। और विपक्ष के लोग भी जीत के आए हैं, शायद सीटें इनको नहीं पता है कि विपक्ष को कितनी सीटें मिले, तो हम भी जनता के द्वारा चुने गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग अपने घर से जाके पद पे बैठ जाते हैं, और जिसको युवराज कह रहे हैं ये लोग। आप बताइए मीना जी, क्या इसके पहले कभी भी किसी भी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, बिना जनता के चुने जाने के बाद भी वो कहीं बना है इस तरह से? नहीं ना। जब से कौन मुख्यमंत्री युवराज मोदी है जी आप क्या बने हैं, सुधार जी, जो आपने अरे मैं मेरे आपसे बिना नाम लिए आप समझ गए कि मैं किसको युवराज कह रहा हूँ? आप कौन सुनिए, युवराज है ऐसा आपके यहाँ? आप लोग प्लीज बात जी मैंने एक करना छोटा होता सवाल पूछा है। इस तरह से ना, आपके डॉक्टर बात करने से कुछ सुधा जी नहीं मेरी होता है। अच्छी मित्र है, मैंने इसलिए इनसे पूछ लिया मैंने कि युवराज नहीं, कौन मत है पूछिए मत पूछिए, मैं आपके यहाँ? आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी, बाद में पूछेंगे, हम बात हाँ कर लेंगे ठीक युवराज है, को। कैरी आप ऑन। लोग जो करते हैं यहाँ पे, कोई वैसा नहीं बैठा जो समझता नहीं है। आप लोगों को राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए, इधर उधर इनकी उनकी बात कर लो, चीजों को डाइवर्ट कर दो, इस बात हाँ को उस बात जैसे को ला आपने दो। अभी मुंडी कटा पोस्टर लगाया था ट्विटर पे, फिर अरे डिलीट करना पड़ा आपको। अरे तो आप क्या लोग को शायद शर्म आ गई, फिर अरे फाइनली तो आपने गाय डिलीट मूवी किया। देखी है आपने? बिना रोहित जी, मुंडी का गाय एक मूवी पोस्टर देखी है लगाया था, आपने? तब भी देश की जनता समझ गई थी कि आप किसका अपमान कर रही हैं। हो गया आपका? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका हो गया? समझदार तो सभी होते हैं। आपका हो गया? थैंक यू। चलिए मीना, थैंक यू। रोहित मतलब देख अग्रवाल जी, लीजिए, किसी भी कार्यक्रम की एक चीजों मर्यादा को और गरिमा होती है। किसी भी चैनल पर आप जाएं, कम से कम न्यूज 24 पर तो अलाउ नहीं है किसी को इस तरह से बीच में बोलना। जब एक वक्ता बोल रहे हैं, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा, अपनी बात पूरी करिए। जी बहुत बहुत आभार। मेरा बस मीना जी ये कहना है कि लोकतंत्र में मर्यादा सरकारों की भी है, विपक्ष की भी है। हमारा काम है अपने काम को हम बहुत बखूबी से करें, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हर जगह। और मैं चाहती हूँ कि सरकार इन चीजों पे काम करके दिखाए। कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हुए, आपको पता है, जनगणना नहीं हो पाई है, लेकिन कब कहाँ क्या करेंगे कोई भी उसके लिए ना तो अभी तक तैयारी है, ना कोई बात है, ना कुछ है। उसके पहले अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है 149 सालों में कि जनगणना नहीं होने पाई है, लेकिन होगी, हम इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सबसे पहली आने चीज की वाले समय पर और समय में तक
हम ये सुनेंगे कि समय पर जनगणना हुई कि नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, और उसी में इस देश की जनता उलझी हुई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, वो ये कि इस वक्त जातिगत जनगणना के खेल में उलझ गई है सारी जातियां और सारे राजनीतिक दल, और जनता इस बात को अगर समझ सकती है कि क्यों इस देश के राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के जंजाल में जनता को उलझाए रखना चाहते हैं, तो शायद जनता राजनीतिक दलों के चरित्र को बेहतर समझ पाए और अपनी सरकार चुनते समय ध्यान भी रखें, अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय ध्यान रखें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाए, जिसके लिए लोकतंत्र बना हुआ है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।